हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी, बीपीएससी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, से काफ़ी महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय उच्चतम न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनकी भूमिका एवं शक्ति व कार्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में उच्चतम एवं सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। दरअसल भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न अधिकार एवं कार्यक्षेत्र का वर्णन है, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच मतभेद होने पर संविधान की व्याख्या एवं इस समस्या के समाधान हेतु एक सर्वोच्च न्यायपालिका का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय देश में रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु प्रमुख गारंटर भी होता है। भारत में एकीकृत एवं संबद्ध न्यायपालिका की स्थापना की गई, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 124 से 127 के अंतर्गत इसके संबंध में विभिन्न उपबंध हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है। भारत का कोई भी नागरिक जो कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अथवा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब हम उनके अधिकार एवं कार्यों को देखेंगे। पहला अधिकार और कार्य में है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है ऐसा अधिकार जिस पर किसी अन्य न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होता। इस संबंध में कुछ ऐसे विवाद आते हैं जो निम्नलिखित हैं। किस प्रकार के विवादों को देखा गया है इसमें? पहला है भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद। दूसरा है भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। तीसरा है 2 या अधिक राज्यों के विवाद। उच्चतम न्यायालय के विशेष आधारभूत न्यायाधिकरण के संबंध में 2 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो। इस तरह राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न इसमें समाहित नहीं है। दूसरा, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामले को उसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है। दूसरा है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। संविधान में उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया गया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर विक्षिप्त नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है और
नागरिक को अधिकार है कि वह बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है। दरअसल वह भारत का अंतिम एवं शीर्षस्थ न्यायालय है, अतः सभी निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसके द्वारा संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक एवं विशेष अनुमति प्राप्त करके अपील की जाती है। चौथा पॉइंट है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति को परामर्श देना है। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है न्यायिक समीक्षा। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य सरकारों की विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। उच्चतम न्यायालय यदि उन्हें गलत पाता है तो उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित कर देता है। इसके उपरांत उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। छठा है अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी विवाद का अंतिम व्यवस्थापक वही होता है। इसके साथ वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है। यदि यह उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। इस प्रकार से हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं कार्य। तो हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।